θ1, θ2 और θ3, ये तीनों एंगल मेरे इक्वल है। ठीक है, सो इसको पता करने के लिए भैया मैं एक काम करता हूं, पहले सबसे पहली चीज जो बेटा मैं कर रहा हूं, पहले मैं यहां पे ये पता कर लेता हूं, पहले मैं यहां पे ये पता कर लेता हूं। देखो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड मैंने m मान लिया, मैंने वो मान लिया m। मैं यहां पे ना पहले ये पता कर लेता हूं कि a प्लस बी प्लस सी जो है खुद इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मेरे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना है, फिर मैं क्वेश्चन को आगे भी प्रोसीड करूंगा फिर यार। ठीक है, तो इसके लिए बेटा मैंने बोला पहले ना आप इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तभी तो मिल पाएगा a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। थोड़ी देर पहले किया था हमने, और हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी के साथ, उससे आपका फॉर्मूला बन जाता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर टू a डॉट b टू b डॉट c टू a डॉट c। तो a का मैग्नीट्यूड m, b का मैग्नीट्यूड m, c का मैग्नीट्यूड m मान रखा है मैंने, और वो a डॉट b, b डॉट c और a डॉट c उन तीनों की वैल्यू क्वेश्चन में 0 दे रखी है। देखा जाए तो ये बन गया मेरा 3m का स्क्वायर। तो यहां पर मेरा आ गया a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे भाई, मेरे दोस्त, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, स्क्वायर हटा दो, उस साइड रूट लग जाएगा, रूट के अंदर 3m स्क्वायर, वो आ जाएगा आपका √3 और आगे आ जाएगा m। तो ये चीज भाई हमारी इधर बन जाएगी यार, है ना। तो भाई ये निकलेगा a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, मुझे तो θ1, θ2, θ3 चाहिए भाई। ठीक है, तो समझना बात को जरा, a प्लस बी प्लस सी ने a वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाया है, लेट a प्लस बी प्लस सी मेक्स एंगल θ1, θ2 and θ3 with a vector, b vector and c vector respectively। ठीक है, जो चीज मैंने वो बना दी थी डायग्राम के थ्रू, मैंने आपको दिखा दिया कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो a के साथ ये एंगल बनाता है, b के साथ ये एंगल बनाता है, c के साथ ये एंगल बनाता है। ठीक है, सो नाउ अगर मुझे वो θ1 निकालना है तो वो निकलेगा cos के टर्म्स में। तो मैं आपको याद दिला दूं भाई कि अगर a वेक्टर है और ये मेरा b वेक्टर है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो इस थीटा को आप कैसे फाइंड करते हो, आप बोलते हो कि इस a का उस b के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, a का उस b के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, अपॉन में इसका और उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। उसी प्रकार से मेरा भाई θ1 क्या है, θ1 है a वेक्टर और उस a प्लस बी प्लस सी के बीच का एंगल। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा a प्लस बी प्लस सी के साथ, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड मैं यहां पे लिख दूंगा भाई, और ये चीज मेरी बन जाएगी। और इसका मैं सिंप्लीफाई करूंगा, a डॉट ए कर लेंगे, a डॉट ए, a डॉट बी, a डॉट सी, नीचे a का मैग्नीट्यूड हमने लिखा हुआ था m, लेट कर रखा था, और उसका मैग्नीट्यूड बेटा मैंने निकाला है, इसीलिए निकाला है, कितना निकाला, √3m, और a डॉट ए तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, और दो चीजें आपकी 0 बन जाएंगी, नीचे रहेगा √3m का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा m का स्क्वायर, नीचे भी रहेगा √3m का स्क्वायर, m स्क्वायर से m स्क्वायर कटेगा, ये आपका बनेगा cos θ1, और फाइनली आपके θ1 की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1/√3। भाई लोग और बहन लोग, आपने प्रूव किया कि θ1 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3। ये आप लोगों ने प्रूव करके दिखाया। जैसे θ1 निकाला है, एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि थीटा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड a प्लस बी प्लस सी, तो ये तरीका है। ऐसे θ2 निकालने के लिए कह सकता है, θ3 निकालने के लिए कह सकता है, एग्जाम में हुआ है क्योंकि ये पहले। ठीक है ना, आपको θ2 भी चाहिए तो θ2 करने के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं, आप लिखो सिमिलरली, जैसे 10th क्लास में किया करते थे, सिमिलरली वी कैन
show that theta 2 is also equals to cos inverse 1 upon में root 3 and theta 3 is also equals to cos inverse 1 upon में root 3. Hence theta 1, theta 2 and theta 3 आपके तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे और ये चीज बेटा आप लोगों की यहां पे प्रूव हो जाती है यार. ये सिद्ध करके दिखाना था, वो हम लोगों ने यहां पे करके दिखा दिया भाई. तो ये चीज बन गई भाई. आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी यार. जैसे ये हुआ मिसलेनियस का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपके सामने है, जरा देखिएगा. मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार. करेगी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर along the sum of the vector this and this is equals to 1. Find the value of alpha. NCERT में लैम्डा लिखा होगा, मैंने यहां अल्फा लिख दिया. देखिए भाई क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में. हमें ना तीन वेक्टर गिवन है. एक वेक्टर दे रखा है i प्लस j प्लस k. इसकी ना लैंग्वेज में बच्चा फंस जाता है बस. एक ये वेक्टर दे रखा है, इसको मैं b नाम दे रहा हूं भाई मैं इनको. हाँ, लेट b है मेरा 2y प्लस 4j माइनस 5k. सी वेक्टर है मेरा अल्फा i 2j प्लस में 3k. करें कि स्केलर प्रोडक्ट करो. स्केलर प्रोडक्ट बोले तो डॉट प्रोडक्ट करो. किसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए कह रहा है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ i प्लस j प्लस k. कह रहा है इसका डॉट प्रोडक्ट करो. ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो. अच्छा ठीक है, किसके साथ करें? किसके साथ करें? कह रहे एक यूनिट वेक्टर के साथ करो. एक यूनिट वेक्टर के साथ करो. किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो? एक यूनिट वेक्टर के साथ. बट वो यूनिट वेक्टर मैं लाऊं कहां से? वो यूनिट वेक्टर कौन है? इसका यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर? तो उसने बोला अलोंग. अलोंग मतलब उसकी दिशा में. किसकी दिशा में? सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस. इन दोनों का, इस b का और इस c का, b वेक्टर का और c वेक्टर का जो सम करेंगे, सम करके एक यूनिट वेक्टर आएगा. समेशन करके b वेक्टर का और c वेक्टर का सम करके जो नया वेक्टर आएगा ना, उसका जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट करो a के साथ. तो क्या होगा? इज इक्वल्स टू 1. देन माई आंसर विल बी इक्वल्स टू 1. लाइन को दोबारा पढ़ो. देखो जब ये बोलते हैं ना अलोंग, अलोंग का मतलब क्या है? जैसे ये ए वेक्टर है तो मैं उसका यूनिट वेक्टर निकालूं तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर. मतलब ये यूनिट वेक्टर उसकी दिशा में है, ये यूनिट वेक्टर उसके अलोंग है, ये यूनिट वेक्टर उसके पैरेलल है. ये सब तरीके से बोला जा सकता है इसका यार. तो इसने क्या बोला? इसने बोला स्केलर प्रोडक्ट करो. किसका? इसका. ये कौन है? ये ए है. ए का डॉट प्रोडक्ट करो. किसके साथ करूं? एक यूनिट वेक्टर के साथ करूं. बट यूनिट वेक्टर कहां से लाऊं मैं? कह रहा अलोंग. कह रहा इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में? सम ऑफ दिस एंड दिस. बी को और सी को सम कर लोगे ना तो उसके यूनिट वेक्टर की दिशा में डॉट प्रोडक्ट करोगे. देन इज इक्वल्स टू 1. माय आंसर विल बी इक्वल्स टू 1. तो भाई मैं एक काम करता हूं इस क्वेश्चन में ना, अब ये क्वेश्चन खत्म है भाई, अब इसमें कुछ बचा नहीं है. आप ये जो b प्लस सी है, इस b प्लस सी को आप लोग लेट कर लो, इसको कुछ नाम दे दो. लेट्स से दिस इज d. और ये b प्लस सी ऐसे ना लिख कर भाई आप इसको ना, आप इसको जो है d वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखो और इक्वल्स टू 1 कर दो. ठीक है. सो पहले मैं यहां से d वेक्टर निकाल देता हूं और d वेक्टर निकाल देंगे भाई. b और c को प्लस करना है तो 2i में अल्फा प्लस करना है तो 2 प्लस अल्फा आगे i कॉमन आ गया. 4 प्लस 2 6 j माइनस 5 प्लस 3 माइनस में 2k. बेटा ये मेरा है d वेक्टर, ये मेरा है d वेक्टर. यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. तो अब आप d वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो. ये 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा 36 4, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा 36 4 40 और 4 44 44. ये मेरा डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया. ठीक है. इसको थोड़ा अच्छा बनाता हूं. देखो
इसको थोड़ा बढ़िया बनाते हैं बेटा। डी के यूनिट वेक्टर का मतलब है डी वेक्टर को डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से, इसको डिवाइड करना है इक्वल्स टू 1। यहां से ए और डी का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर मेरा डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब यहां से देखो डी वेक्टर को मैं राइट साइड में लेगा तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वहां पे जा चुका है, यहां पे लेफ्ट में मेरा ए और डी का डॉट प्रोडक्ट चल रहा है। बेटा ए वेक्टर ये रहा आई प्लस जे प्लस के, डी वेक्टर बेटा ये रहा 2 प्लस अल्फा आई प्लस 6j माइनस 2k। मल्टीप्लाई करो 2 प्लस अल्फा की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 प्लस अल्फा की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, इक्वल्स टू डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बनेगा 2 प्लस अल्फा प्लस का 6 माइनस का 2, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 से 2 कैंसिल, अल्फा प्लस 6 और डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 44। इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, मैं नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। अल्फा प्लस 6 का होल स्क्वायर ये रहेगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस में 44, अल्फा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 44। तो ये आपका यहां पे अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 12 से 4 गए 8 अल्फा, 44 से 36 गए 8 और यहां से अल्फा की वैल्यू फाइनली बेटा आप लोगों को मिल जाएगी 1। तो ये चीज भाई हम लोगों की यहां पर इधर बन जाती है, ठीक है। सो गाइस ये सब चीजें आप लोगों ने यहां पर देखी और ये थे हमारे भाई मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इनको कह सकता हूं जो वेक्टर से आप लोगों को करने चाहिए थे यार, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट के बेटा मैंने आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस मैंने अब यहां पे आप लोगों को मैंने करवा दिए हैं, एग्जाम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए, एनसीईआरटी के हमने कई एग्जाम्पल भी देखे, हमने मिसलेनियस के क्वेश्चन यहां पे कर लिए हैं, ठीक है। कुछ रह गया हो तो भाई उसे आप लोग एक बार खुद से भी देख लेना, ठीक है। मतलब आप अपनी साइड से भी एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन पे एक नजर जरूर मारना, सब एग्जांपल्स पे, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम टाइम पे, बट अब बेटा मैं यहां पे शुरुआत कर रहा हूं किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। चैप्टर का आखिरी टॉपिक रह गया है जो बड़ा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीजें आएंगी जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अब यहां क्या होता है जी, क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इसका एक नाम और है, इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहकर भी बेटा मैं पुकार सकता हूं। सबसे पहली चीज क्रॉस प्रोडक्ट कह दूं या वेक्टर प्रोडक्ट कह दूं, बात सेम है, ठीक है। अब होता क्या है, जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता था, एक वेक्टर का डॉट करता था दूसरे वेक्टर के साथ, तो मुझे एक नंबर मिलता था, ठीक है, मुझे एक स्केलर क्वांटिटी वहां पे मिला करती थी, ठीक है, और उसकी अपनी अलग एप्लीकेशंस थी यार। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट बेटा मैं कर रहा हूं ना, तो अब ना मैं किसी स्केलर क्वांटिटी को फाइंड करने की बात नहीं कर रहा, मैं अब एक नए डायरेक्शन को फाइंड करना चाहता हूं, मैं फाइंड करना चाहता हूं एक नए डायरेक्शन को। सर कैसे नए डायरेक्शन को, भाई ये समझो कि मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस थोड़ा अजीब सा बन गया यार, कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस कुछ भी हो सकता है, सरफेस कुछ भी हो सकता है, ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे कोई दो वेक्टर रखे हुए हैं इस तरीके से, कोई दो वेक्टर ऐसे कैसे भी हो सकते हैं, इस सरफेस पे है ना, पड़े हुए भाई, पड़े हुए हैं, पड़े हुए, तो पड़े हुए सर फिर क्या करें भाई, मान लो ये पहला वेक्टर है, वो मेरा दूसरा वेक्टर है, और क्योंकि आपको मालूम है वेक्टर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैं जैसे वो ये एक वेक्टर मेरे पास ये था ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे बी वेक्टर। तो शिफ्ट करने का मतलब समझे नहीं सर हम, भाई जैसे अगर मान लो ये एक वेक्टर है ए, देखो यहाँ पे दूसरा वेक्टर पड़ा हुआ है, लो भाई बी वेक्टर, तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना, उसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया, लो भाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दो वेक्टर के बीच में कुछ तो एंगल होगा थीटा, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा भाई, थीटा एंगल है, ठीक है। तो मुझे ना एक नया डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन, मुझे एक ऐसा डायरेक्शन चाहिए
जो इस ए वेक्टर और उस बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो। क्या हो? दोनों पे परपेंडिकुलर हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये सरफेस पे ये कोई वेक्टर पड़ा हुआ है, ये कोई वेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी वेक्टर पड़ा हुआ है। मुझे एक नया वेक्टर चाहिए, मुझे एक नया वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो ऐसे, ये देख लो भाई, परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो? जैसे तुम खुद का एग्जांपल लो, जैसे तुम खुद का एग्जांपल लो, ये है धरती माता, ठीक है, धरती माता है, ठीक है, और नीचे झाड़ू पड़ी हुई है, झाड़ू, झाड़ू, दिस इज झाड़ू, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको कहा खाना खा लिया है पेट भर के, सो गया तो दिन रात भर बड़ी अच्छे से, ठीक है, पढ़ाई लिखाई तेरे को करनी है नहीं, एक काम कर, झाड़ू उठा। आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो लेकिन ना यार। अब जरा सोचो, झाड़ू सरफेस पे नीचे पड़ी हुई है और तुम ऐसे खड़े हुए हो, तुम खड़े हो और नीचे झाड़ू पड़ी है। मुझे बताओ, आपके बीच में और झाड़ू के बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? क्या आपके बीच में और झाड़ू के बीच में 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है? है। उसी प्रकार से मुझे यहां पर भी एक, जैसे आप हो, आप परपेंडिकुलर हो किस पे? उस झाड़ू पे। उसी तरीके से यहां पे एक नहीं दो दो झाड़ू हैं, तो दो दो झाड़ू मारेंगे? नहीं, झाड़ू नहीं मारनी भाई, पढ़ना अच्छे से सीखना है ना। तो एक वेक्टर ए वेक्टर बी, मुझे एक नया वेक्टर चाहिए जो उस बी पे परपेंडिकुलर हो और उस ए पे परपेंडिकुलर हो। समझे? सरफेस पे कोई दो लाइन पड़ी हुई हैं, ठीक है, और आपको एक नया वेक्टर निकालना है जो इस ए पे भी परपेंडिकुलर हो और उस बी पे भी परपेंडिकुलर हो। दोनों पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट बेटा हमारा इस टॉपिक में अब चलने वाला है। ये जो नया, ये जो वेक्टर होता है ना बेटा, नया वेक्टर जो परपेंडिकुलर है, इसे नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर। इसे एन वेक्टर कह के रिप्रेजेंट किया करते हैं बेटा, एन वेक्टर कहकर इसे हम लोग रिप्रेजेंट किया करते हैं। ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है ना बेटा, इसी को ही हम ए क्रॉस बी वेक्टर कहकर पुकारते हैं। यही हमारा क्या है? ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात समझे कि अब हम क्या करने वाले हैं? हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि भैया सरफेस पे कोई दो लाइन थी, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, ठीक है। ये सरफेस की ये बात हो रही है भाई, ठीक है ना। ये सरफेस कुछ भी हो सकता है, आपके घर का फर्श है बेटा, ठीक है, और यहां पर आप खड़े हो गए। तो मुझे बताओ, वो जो दो झाड़ू नीचे जो रखी हुई, जो दो लाइन नीचे, वो तो हॉरिजॉन्टल है और आप वर्टिकल हो, है ना। तो आप प्रैक्टिकली देखा जाए उस पर भी परपेंडिकुलर हो और आप इस पर भी आप परपेंडिकुलर हो। तो आप जो हो ना बेटा, आप ए क्रॉस बी हो, आप क्रॉस प्रोडक्ट हो इन दोनों लाइंस का। तो ये टॉपिक भाई हम लोगों को यहां पर करना है सर। तो अब क्वेश्चन आएगा सर कि चलो ठीक है, ये बात हम समझ गए, बट इस ए क्रॉस बी को निकालेंगे कैसे? तो सब बताऊंगा बेटा, ए क्रॉस बी। तो पहले तो ये समझ लो भाई, ए क्रॉस बी जो होता है ये बेसिकली एक नॉर्म, ए क्रॉस बी का मतलब एक नॉर्मल वेक्टर है, एन वेक्टर, ठीक है ना। ये जो एन वेक्टर है इज अ नॉर्मल वेक्टर, बोले तो परपेंडिकुलर वेक्टर which is perpendicular to both। वो जो नया वेक्टर, जो नॉर्मल वेक्टर, वो दोनों पे परपेंडिकुलर। किन दोनों पे? ए पे भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बोथ, ए पर भी परपेंडिकुलर है एंड वो बी पर भी परपेंडिकुलर है भाई, गारंटीड। यानी कि वो जो नया वेक्टर निकालोगे ना एन, यानी कि उस एन का अगर तुम डॉट प्रोडक्ट कर दो उस ए के साथ तो तुम्हारा आंसर 0 आएगा। वो जो एन है वो ए पे परपेंडिकुलर है, वो जो एन है वो बी पर भी परपेंडिकुलर है। बी पर भी क्या है बेटा? वो परपेंडिकुलर है, वो दोनों पे परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है ना। अब ये चीज है भाई, अब होता क्या है ना, आपसे अगर पूछा जाए वो जो नया, वो जो नॉर्मल वेक्टर निकलता है ए क्रॉस बी, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वो जो नॉर्मल वेक्टर तुमने निकाला, वो जो नॉर्मल वेक्टर तुमने निकाला उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ करेगा भाई? उसका मैग्नीट्यूड तो यहां पर याद रखिएगा, अब फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। ए का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड और आगे साइन थीटा। पहले डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहां पर क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये हम लोग लिख दिया करते हैं भाई, ये चीज हम लोग लिख दिया करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आप लोगों को जब वेक्टर स्टार्ट करवाया था, मैं आपको यूनिट वेक्टर सिखा रहा था, तो वहां पर मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि जो ए वेक्टर होता है ना, वो ए के यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई उसके मैग्नीट्यूड से करके आता है। करेक्ट? तो मुझे बताओ, जो एन वेक्टर होगा वो एन के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई एन के यूनिट वेक्टर से करके आएगा। करेक्ट? तो बेटा एन का मैग्नीट्यूड होता तो ये है क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, बट उसके आगे आप लोगों को अलग से एन कैप भी लिखना पड़ता है। समझे? यानी कि अगर तुमसे पूछ ले कि ए क्रॉस बी क्या होता है, तो तुम लोगों को आंसर देना है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, बट अलग से भाई आप लोगों को एन कैप भी लगाना है, एन कैप भी लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछे तब यहां एन कैप नहीं लगाना। अगर देखो ये वेक्टर है, ये क्या, ये वेक्टर है तो वेक्टर आएगा, एन कैप आएगा। बट अगर यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, वेक्टर नहीं है, तो यहां एन कैप मत लगाना भाई। इसमें और उसमें फर्क है, ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिर्फ नंबर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो नॉर्मल है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ इतनी है भाई, इतनी लेंथ है जी उसकी, ये नंबर। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखेंगे भाई। अब क्वेश्चन आता है, सर अब एक बात बताओ, निकालेंगे कैसे इसको, फाइंड करेंगे कैसे? तो तरीका देख लेना बेटा, फाइंड करने का तरीका देख लेना भाई। क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वेक्टर ए, वो है a1i b1j c1k, बी वेक्टर है a2i b2j एंड c2k। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, कभी भी a क्रॉस b निकालना हो, कभी भी a क्रॉस b निकालना हो, कभी भी क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट बना लेना है। देखो मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा मैं, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा मैं, वेक्टर पूछ रहा हूं। क्या करना, एक डिटरमिनेंट बना लेना, आई कैप लिख लेना, जे कैप लिख लेना, के कैप लिख लेना इन पहली रो। सेकेंड रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या थे, a1 b1 c1, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, a2 b2 c2। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे भाई मेरे दोस्त, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को वेक्टर मिल जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं, एक वेक्टर है ए 2i प्लस 3j प्लस के, एक वेक्टर मेरे पास बी वेक्टर 3i माइनस 2j, बस इतना लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बोल दिया फाइंड करो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या करूंगा दोस्त मैं यहां पे क्या करूंगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटा सबसे पहले मैं यहां पे ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल दूंगा। कैसे, ये तरीका यूज करेंगे, हम यहां पे डिटरमिनेंट बनाएंगे, पहली रो में लिख देंगे आई जे के। ठीक है, अब ए वेक्टर को ध्यान से देख लो, ए वेक्टर को ध्यान से देखो, क्या लिखा है यहाँ पे 2 3 1, 2 3 के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 3 1, ये सेकेंड रो में लिख दो। फिर बी वेक्टर है, बी वेक्टर आई के साथ 3 है, जे के साथ -2 है, 3 -2, के तो है ही नहीं यानी कि 0। भाई इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो बेटा, ए क्रॉस बी, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना बेटा, पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, 0 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 माइनस में जे, पहली रो छोड़ी, दूसरा कॉलम छोड़ा, 0 -3, 0 -3, पहली रो छोड़ी, तीसरा कॉलम छोड़ा, -4 -9, -4 -9। ये जो ए क्रॉस बी है भाई, ये आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पे 2y माइनस माइनस प्लस का 3j माइनस में 13k। गाइस
ये मेरा निकल गया है ए क्रॉस बी, ये मेरा निकल गया ए क्रॉस बी। मुझसे पूछा गया था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मुझसे पूछा गया था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो निकालो मैग्नीट्यूड इसका, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस में 13 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169, कितना हो जाएगा बेटा 169 और 4 173 और 9 182। ये आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बोलो भाई ये बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई लोग, अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने तो फॉर्मूला लिखवाया था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये फॉर्मूला होता है। हाँ ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, बट तब यूज करेंगे जब मुझे थीटा मालूम हो। मुझे जब थीटा मालूम, जब थीटा ही नहीं मालूम तो मैं क्या करूं बताओ? क्वेश्चन में थीटा गिवन होता भाई, अगर मान लो मुझसे क्वेश्चन में कह देता कि ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है और थीटा की वैल्यू जो है वो हमें 45 डिग्री दे दी गई है, और आपसे बोल दिया गया फाइंड करो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर मैं क्या करूंगा दोस्त, यहां पर मैं आपसे बोल दूंगा भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन के पास सीधा फॉर्मूला है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और आगे साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता तो कॉस थीटा लिखता, साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड 4 बी का मैग्नीट्यूड 3 साइन थीटा यानी साइन 45 साइन 45, तो 12 इंटू 1 अपॉन में √2, 12 बाय √2 और इसमें रैशनलाइज कर लोगे तो नीचे 2 बनेगा, 12 से 2 कटेगा 6 √2, ये मेरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ऐसे हम इसको कर लेंगे। अब मेरी बात सुनना, मैंने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, मैंने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, मुझे एक नया वेक्टर मिला, मुझे एक नया वेक्टर मिला। ये नया वेक्टर क्या, ये नया वेक्टर क्या ये ए पे परपेंडिकुलर है? चेक करो एक बार जरा, इस ए का डॉट प्रोडक्ट करके देखो इस ए क्रॉस बी के साथ। 2 इंटू 2 विल बी 4, 3 इंटू 3 विल बी 9, 1 इंटू -13, तो 4 + 9 -13 इक्वल्स टू 0। इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं उस वेक्टर के साथ, मेरा आंसर 0 आ रहा है, यानी कि वो वेक्टर इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूं अगर उसके साथ और मेरा आंसर 0 आ जाए, मतलब वो भी इस पे, ये भी उस पे परपेंडिकुलर होगा। तो देखो जरा, आई के साथ 3, वहां आई के साथ 2, 3 दूनी 6, यहां जे के साथ -2, वहां जे के साथ 3, -2 इंटू 3 -6, यहां के है ही नहीं, उसमें के है बट 0 रहेगा, तो 6 - 6 0 आ रहा है, यानी वो वेक्टर इस पे भी परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर इस पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब सुनना क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन सुनना जरा। आपसे मैंने बोल दिया कि एक वेक्टर था 2i + j + k, बी वेक्टर था i + j + 2k। फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर which is perpendicular to both A and B। पहला पार्ट, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। फिर मैंने बोल दिया फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B which has 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। ये चीजें भाई मैंने आपके सामने रख दी। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ठीक है, ए वेक्टर गिवन है, मुझे बी वेक्टर भी गिवन है। मुझसे बोला गया एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए पे परपेंडिकुलर हो, बी पे परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए एंड बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो भाई मुझे मालूम है जब भी मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जो ए पे भी परपेंडिकुलर हो, बी पे भी परपेंडिकुलर हो, मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो वो नॉर्मल वेक्टर जो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, वो पक्की बात है वो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा। कैसे आएगा? वो क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा। वो वेक्टर मुझे मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए,
तो वो कैसे आएगा, जब मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूंगा। कर लो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहली रो में लिखना पड़ेगा आई जे के, ठीक है सर। ए में कंपोनेंट्स क्या है, 2 1 1, बी में कंपोनेंट्स क्या है, 1 1 2। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यार, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा 2 -1, फिर माइनस जे, पहली रो छोड़ी, दूसरा कॉलम छोड़ा 4 -1, पहली रो छोड़ी, तीसरा कॉलम छोड़ा 2 -1, बन जाएगा आई, 4 से 1 गया 3, माइनस में 3 जे, 2 से 1 गया 1 के, तो ये आ गया भाई, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। ये बन चुका है नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई -3j प्लस के। ये ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, चेक करके देख लेते हैं। इसका डॉट पुट करो उसके साथ, 2 एकम 2 -3 प्लस 1 1 -3 और 2 2 1 3 -3, हाँ 0 आ रहा है। बी का डॉट पुट करो उसके साथ, 1 -3 प्लस 2, हाँ 0 आ रहा है। यानी कि वो जो नॉर्मल है वो ए पे और बी पे दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, पहली चीज होगी। फिर इसने बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यूनिट वेक्टर निकालो भाई, यूनिट वेक्टर निकालना बेटा मुझे, तो उसके लिए तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो मैंने बोला भाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 9 और 1, 9 और 1 10 और 1 11, √11। नाउ एन का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो एन वेक्टर को डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, 1 अपॉन में √11 आई, 3 अपॉन में √11 जे, 1 अपॉन में √11 के, यूनिट वेक्टर। फिर इसने बोला फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ विच इज परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी विच हैज 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड। अब ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मुझे मैग्नीट्यूड 10 यूनिट चाहिए, तो मैं इस एन कैप की मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा, तो 10 अपॉन में √11 आई, 30 अपॉन में √11 जे, 10 अपॉन में √11 के। तो मेरा ये नया वेक्टर आ गया। बात समझी? तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जब मैं बोलता हूं ना ए वेक्टर बी वेक्टर, ये जो वेक्टर था वो बी पे और ए पे परपेंडिकुलर था। फिर मैंने निकाला एन कैप, ये छोटा सा एन कैप, छोटा सा येलो से मैंने लिखा है, ये छोटा सा वेक्टर भी ए और बी पे परपेंडिकुलर था, ये भी ए और बी पे परपेंडिकुलर था। फिर मैंने निकाला 10 एन कैप, तो इसका 10 टाइम्स, तो एक नया वेक्टर निकल कर आ गया। वो नया वेक्टर भी ए एंड बी दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं बोलूं क्या ए और बी पे सिर्फ एक ही वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो आंसर है नहीं, देयर आर इनफाइनाइट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे। मैंने आपके सामने ये वेक्टर बनाया, मैंने आपके सामने ये वेक्टर बनाया, मैंने आपके सामने ये वेक्टर बनाया, ये सब वेक्टर ए और बी पे परपेंडिकुलर हैं। और ये जितने भी वेक्टर ए और बी पे परपेंडिकुलर हैं, ये येलो वाला, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, इन सबकी खास बात क्या होगी, आपस में इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, आपस में इनका ये रिलेशन है कि सब कोलिनियर है, ये सब कोलिनियर है, बस इनकी लेंथ अलग अलग है, किसी की लेंथ छोटी है, किसी की लेंथ बड़ी है, किसी की लेंथ और बड़ी है, बट है आपस में कोलिनियर। जितने भी वेक्टर ए और बी पे परपेंडिकुलर होंगे, दे ऑल आर कोलिनियर कह लो, पैरेलल कह लो, दे ऑल आर कोलिनियर टू ईच अदर, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट। समझ पा रहे हो? और जैसे मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूं भाई, ये नीचे की तरफ भी आ सकता है, ये नीचे की तरफ भी आ सकता है, नीचे की तरफ आ जाए तो भी तो परपेंडिकुलर ही होगा, क्या दिक्कत है उसमें? तो ये बात आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ये मैंने क्यों बताया, अब इसका एक रीजन बताऊंगा बेटा मैं आप लोगों को थोड़ी देर में, ठीक है। सो ये चीज बेटा हमारी यहां पर हो जाती है, इस तरीके से हमारा निकला करता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई ना कुछ बातें सुन लेना बेटा, इससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टी सुन लेना बेटा भाई लोग। देखो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारा जो रूल है वो यूज हो रहा है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और अलग से ऑब्वियसली एन कैप, ठीक है। तो यहां पर एक बात सुन लेना बेटा, व्हेन
टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल कह लो या कोलिनियर कह लो, ऐसी सिचुएशन में हमारा थीटा जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। थीटा कुछ है ही नहीं, एंटी पैरेलल भी हो जाए, एक उधर एक इधर, है ना, तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब मान लो एक उधर को है और एक इधर को है, ऐसे में 180 डिग्री हो जाएगा और ऐसे में 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप साइन 0 निकालते हो तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाती है, और जब आप साइन 180 निकालते हो तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 आती है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा हमारा ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाया करता है। और इस रूल को याद रख लो कि जब अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो पक्की बात है भाई दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, गारंटेड दोनों वेक्टर पैरेलल है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है जी, पैरेलल है जी हमारे। ठीक है, तो इस लिहाज से भाई मैं आप लोगों को देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आपकी एनसीईआरटी में इसका ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 10.4 में। करिए एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, करें दोनों वेक्टर का जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मेरा आंसर 0 आया, 0 आ गया। ये 0 नहीं है, वो 0 नहीं है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई, हेंस टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल है भाई तो हमने एक बात सुनी है, पढ़ी है, सो देयर डायरेक्शन रेशियोज विल बी प्रोपोर्शनल। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, उस मेथड से कर सकते हो, बट मैं एक छोटा मेथड यूज कर रहा हूं यार। तो वो यहां i के साथ 2 है, वहां i के साथ 1 है, यहां j के साथ 6 है, वहां j के साथ अल्फा है, यहां k के साथ 27 है, वहां k के साथ बीटा है। मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा और बीटा मुझे फाइंड करना है, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 2 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन में अल्फा, 2 अल्फा इक्वल्स टू 6, अल्फा इक्वल्स टू 3, अल्फा निकल गया भाई। मुझे बीटा निकालना है, मैंने इसको उसके इक्वल रख दिया, इस वैल्यू को उसके इक्वल रख दिया, 2 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 27 अपॉन में बीटा, 2 बीटा इक्वल्स टू 27, बीटा इक्वल्स टू 27 के अपॉन में 2। लो भाई मेरा बीटा भी यहां से निकल जाता है यार। सो गाइस ये चीज हमारी यहां पर बन जाती है। आई होप ये चीज आप लोग यहां पे समझ पाए होंगे मेरे दोस्त। तो ये बात याद रख लेना दोस्त। अब जैसे ये आप याद रख लेंगे, मैंने आपसे कहा दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो, पैरेलल हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। भाई दोनों वेक्टर अगर सेम हो जाएं, ये ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, मैं बोलता हूं ए का और ए का ना क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए का और ए का आप आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर का और ए वेक्टर का आपस में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए तो एंगल तो 0 ही रहेगा ना, और साइन 0 अगर हो गया बेटा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा 0 डिग्री होने की वजह से साइन 0 ये 0 बन जाएगा, और मेरा आंसर यहां पर भी 0 आ जाएगा, मेरा आंसर यहां पर भी 0 आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी के तौर पर भाई इस बात को आप लोग याद रख लीजिए कि ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 होती है यार। ठीक है, अच्छा तो इस हिसाब से भाई अगर कल को अगर मैं आपसे बोल दूं बताओ आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 लिख देना, जबकि आई डॉट आई मैंने 1 लिखवाया था। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं जे क्रॉस जे क्या होता है, 0 लिख देना, के क्रॉस के क्या होता है, 0 लिख देना भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो ए क्रॉस बी है उसको अगर मैं बी क्रॉस ए लिख दूं तो क्या बात सेम रहती है?
आंसर है नहीं, बात सेम नहीं रहती भाई। यहां पे ना मान लो अगर ये आपका A क्रॉस B है, तो ये नीचे की तरफ बेटा आपका ये क्या होगा, ये B क्रॉस A होगा। डायरेक्शन उल्टा हो जाता है बेटा, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। वो एक तरफ से समझ लो आपका A क्रॉस B का वो नेगेटिव हो गया, A क्रॉस B का वो नेगेटिव हो गया। वो B क्रॉस A नीचे के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया करता है। अगर A क्रॉस B ऊपर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमारा B क्रॉस A जो है वो नीचे का डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया करता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, इसलिए बाहर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है, बाहर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है। एक्चुअल में ना ये कि राइट हैंड थंब रूल नाम की चीज हुआ करती थी बेटा, राइट हैंड थंब रूल नाम की ना एक चीज हुआ करती थी। ये आप लोगों ने ये आई थिंक ये 10th में पढ़ी थी यार, है ना, मुझे भी 10th क्लास का याद आ रहा है। अब ये जो हमारी फिंगर्स हैं ये A और B के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं कि मैं A से B की तरफ, अगर मैं A से B की तरफ मूव कर रहा हूं, A से B की तरफ, A से B की तरफ अगर मैं मूव कर रहा हूं तो ये जो मेरा थंब होगा ये नॉर्मल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल के डायरेक्शन को, अगर मैं A से B की तरफ मूव कर रहा हूं। बट अगर मैं बोलूं नहीं मैं तो B से A की तरफ मूव कर रहा हूं, तो जहां मैं A से B की तरफ जा रहा था, अगर मैं A से B की तरफ जा रहा था, देख सकते हैं ये, अगर मैं ये देख सकते हैं ये मेरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर का डायरेक्शन आ रहा था। इसी को मैं क्लॉकवाइज कर दूं भाई, मैं ऐसे अगर कर दूं, मैं अगर B से A आना चाहूं तो ये थंब नीचे की तरफ आ जाएगा, थंब उस सिचुएशन में नीचे की तरफ आ जाएगा भाई। अगर यहां A क्रॉस, अगर मैं A से B की तरफ जा रहा हूं तो ये N ऊपर की तरफ, ठीक है। बट यही अगर बेटा मेरा B क्रॉस A बन जाता, B क्रॉस A बन जाता भाई, तो ये नीचे की तरफ आ जाता भाई, तब वो N नहीं रहता, वो माइनस का N बन जाता भाई, माइनस का N। तो ये राइट हैंड थंब रूल नाम की चीज हुआ करती थी, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को ऐसे याद रख लेना। बाकी मैथमेटिकली भी बेटा डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, और वो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी नहीं है, पहले सिलेबस में हुआ करती थी, बट अब वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सिलेबस हट गया ना, तो ये वहां पर प्रॉपर्टीज होती थी। तो ए और बी को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट का साइन ही बदल जाता है। तो इस चीज को बेटा आप लोग याद रख लेना, ठीक है। सो भाई लोग ए क्रॉस ए पूछ ले तो 0 लिख दूंगा, ए क्रॉस बी कह दे और मैं बोल दूं कि ए क्रॉस बी को उल्टा कर दूं, बी क्रॉस ए कर दूं, तो हमारा मेरा माइनस आ जाएगा। ये बात याद रख लेना बेटा, ठीक है। ठीक है सर, इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि ए क्रॉस बी को अगर उल्टा कर दूं, बी क्रॉस ए कर दूं तो बाहर माइनस आ जाता है। तो यहां पर एक प्यारी सी बात और समझना बेटा, आई जे के, आई जे के, भाई अगर कभी भी आई और जे का क्रॉस करोगे तो आपको के मिलेगा, कभी भी आप जे और के का क्रॉस करोगे, जे और के का क्रॉस करोगे तो आपको आई मिलेगा, कभी आप के और आई का क्रॉस करोगे तो आपको जे मिलेगा। इसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं, आई क्रॉस जे करोगे तो आपको के मिल जाएगा, आई क्रॉस जे किया तो के मिल जाएगा, जे क्रॉस के किया तो आई मिल जाएगा, जे क्रॉस के किया तो आई मिल जाएगा, के क्रॉस आई किया तो आपको जे मिल जाएगा, के क्रॉस आई किया तो जे मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने देखो क्या लिखा, आई जे के, आई जे के, आई जे के, है ना। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करूंगा तो जे मिलेगा, फिर वही आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, वो सर्कुलर फॉर्म में चलता रहेगा फिर यार। बट अगर मैं उल्टा आ जाऊं, उल्टा कि अगर मैं जे क्रॉस आई आऊं तो माइनस के मिलेगा भाई, जे क्रॉस आई करूं, जे क्रॉस आई तो वो माइनस का के मिल जाएगा, जे क्रॉस आई तो माइनस का के हो जाएगा। अगर मैं के क्रॉस जे करूं तो के क्रॉस जे करूं भाई तो उस सिचुएशन में मेरा माइनस का आई हो जाएगा। अगर मैं के क्रॉस जे करूं तो मेरा माइनस का आई हो जाएगा। और अगर मैं वही आई क्रॉस के करूं तो, अगर मैं आई क्रॉस के करूं तो, वो लिखा नहीं मैंने यार, हाँ लिख देते हैं, आई क्रॉस के करूं तो, आई क्रॉस के तो मेरा माइनस का जे बन जाएगा, आई जे पे के, जे के पे आई, के आई पे माइनस जे, ठीक है डन है। उल्टा आए थे जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, हाँ ठीक है।
डन 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 डन। तो ये मेरा माइनस का जे यहां पर ये बन गया भाई। तो ये इस बात को भाई आप लोग रख लेना यहां पर याद, ठीक है। और यहां से भी देख सकते हैं ना, जे क्रॉस के करके आई, ठीक है सर, जे क्रॉस के करके आई क्रॉस जे करके मेरा के, वो आप देख सकते हैं सर, वही जे क्रॉस के करके आई, के क्रॉस आई करके जे, के क्रॉस आई करके जे, ठीक है। और वही उल्टा आ जाए तो जे क्रॉस आई पे माइनस के, जे क्रॉस आई पे माइनस के, आई क्रॉस के पे माइनस जे, आई क्रॉस के पे माइनस जे, के क्रॉस जे पे माइनस का, के क्रॉस जे पे माइनस का। तो ये भाई लोग देखो, बच्चा कंफ्यूज होता है कहां, अगर डॉट प्रोडक्ट भी आ जाता तो कहीं ना कहीं देखो, जो चीजें मैंने यहां पर आप लोगों को लिखवाई ये वाली बात है, जैसे आई क्रॉस आई को आप 0 लिख रहे हो, एग्जाम में देखो क्या होता है, एग्जाम में आई डॉट आई आ जाता है और बच्चा उसको 0 लिख देता है। कंफ्यूजन किस चीज की होती है, ये वाली कि हाँ आई क्रॉस आई तो 0 होता है और बच्चा एग्जाम में आई डॉट आई को भी 0 लिख देता है। जबकि हमने पढ़ा हुआ है भाई कि ये आपका इस सिचुएशन में ये बना करता है क्या, ये आपका बना करता है भाई आई डॉट आई का स्क्वायर, तो वो 1 होता है। जे डॉट जे करे तो वो 1 होता है, के क्रॉस के करे तो आपका 1 होता है। हाँ, आई डॉट जे करके 0 आता है, जे डॉट आई करके 0 आता है, के डॉट जे करके आई जे जे आई, जे डॉट के करके 0 आता है और आई डॉट के करके आपका 0 आता है। तो याद रख लेना भाई, ये चीज प्लीज गड़बड़ ना करना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है यार, ठीक है ना। तो इस पर इसको आराम से जरूर देखना भाई लोग, ठीक है सर। फिर तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि कल को अगर ए क्रॉस ए कर दूं 0 बन जाएगा, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों सेम चीज नहीं होती हैं, नेगेटिव का डिफरेंस रहता है भाई। ए क्रॉस अगर कोई लैम्डा टाइम्स ऑफ बी है, बी की मल्टीप्लाई किसी नंबर से हो रही है, उस नंबर को आप बाहर ला सकते हो, ए क्रॉस भी सिंपली किया जा सकता है। ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं कर दूं बी प्लस सी के साथ तो ए प्लस बी, ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी, बेटा वो यहां पे बन जाया करता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल दूं कि जरा ए प्लस बी की मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस बी के साथ, तुम्हारा क्या आंसर आएगा, तो मैं बोलूंगा भाई जो ए है पहले उसका क्रॉस करो ए माइनस बी के साथ, और जो बी है फिर इसका क्रॉस कर दो ए माइनस बी के साथ। यहां से आप इस ए को ए के साथ भेज दो, ए को फिर उस बी के साथ भेज दो, बी को फिर ए के साथ भेज दो और बी को फिर बी के साथ भेज दो, ये चीज बन जाएगी। यहां पे अब देखो क्योंकि दोनों सेम हो गए 0 हो जाएगा, माइनस में ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस ए, बी और बी दोनों सेम हो गए तो ये 0 बन जाएगा। अच्छा, माइनस हटाने के लिए मैं इस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकता हूं, वहां पर भी वो क्या है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए, ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए, ये चीज भाई मेरी इधर बन जाएगी यार, ठीक है। सो ये हो गया भाई। अब इसमें एक बात और समझ लेना दोस्त, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है यार, आखिरी चीज है इसकी, फिर क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे यार। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम where two adjacent sides are A vector and B vector, ठीक है सर। जैसे मैं आपसे बोलता हूं ए बी सी डी, ठीक है, जैसे ये ए बी वैक्टर है, लेट्स से ये ए बी वैक्टर मेरा हो जाएगा ए वैक्टर, ए डी वैक्टर को बेटा
मैंने मान लिया बी वेक्टर, ये एडजेसेंट साइड है गाइस इसकी, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, पैरेललोग्राम है। मैंने बोला इसका एरिया क्या होगा, एरिया तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस देखो, बेस तो मेरा हो गया ए बी, बेस हो गया ए बी। अब हाइट कहां से लाऊं, हाइट के लिए भैया मैंने आपसे बोला कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, लेट्स से दिस इज ई बोल देते हैं इसको, तो हाइट होगी डी, हाइट होगी यहां पे हमारी डी। अब ए से लेके बी तक जो है भैया वो साइड ठीक है, लेकिन ये डीई और मुझे एडी भी मालूम है, बट मुझे डीई का ज्यादा आइडिया नहीं है। तो मैंने आपसे बोला भाई कि इन ट्राइंगल ए ई डी, ए बी और ए डी के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा थीटा, तो इसमें ना आप साइन थीटा यूज कर लो, साइन थीटा। साइन थीटा बोलता है परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर लो, परपेंडिकुलर डीई को हाइपोटेन्यूज एडी से डिवाइड कर दो, एडी से, एडी से डिवाइड कर दो, तो यहां से डीई की वैल्यू आ जाएगी एडी इंटू में साइन थीटा। तो डीई हाइट निकाल दी भाई मैंने, डीई की वैल्यू निकाल दी एडी इंटू साइन थीटा, ए बी और डीई की जगह पे एडी इंटू साइन थीटा, एडी इंटू में साइन थीटा। ध्यान से देखो, ए बी जो है, ए बी वो ए से लेके बी तक का वेक्टर है, उसको मैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं। एडी जो है ए से लेके डी तक का वेक्टर है, तो उस एडी की लेंथ को मैं एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं और आगे कह सकता हूं साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो ए बी वेक्टर जो है बेटा वो ऑलरेडी ए वेक्टर था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एडी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आगे साइन थीटा। और गाइस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा जो होता है वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बन गई। ये आपका बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये फॉर्मूला भाई आपका बन के हो गया है तैयार, ये आपका फॉर्मूला बन के हो गया है तैयार। क्या फॉर्मूला बना सर, फॉर्मूला बना भाई कि कभी भी कोई पैरेललोग्राम मुझे दे दे जिसमें कोई भी दो साइड मुझे मालूम हो, कोई से भी दो साइड, एडजेसेंट साइड, मतलब ये नहीं कि मतलब ये भी ए और वो सामने अपोजिट साइड नहीं, एडजेसेंट साइड, कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड मुझे पता हो, तो उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, उसकी जो दो एडजेसेंट साइड हैं बस उनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी हुई है कि जैसे पैरेललोग्राम में अगर कोई से भी एक डायगोनल को अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में अगर मैं बोलूं कि ये वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल का मुझे एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल में क्योंकि पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। पैरेललोग्राम के डायगोनल से दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना करते हैं, दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया उस पूरे के एरिया का हाफ हो जाता है, हाफ। तो ये चीज भी बेटा आप लोगों की यहां पे बन जाती है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो कल को अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछे तो किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल देना, उसको आधा कर देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। बाकी पैरेललोग्राम का एरिया दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, मैग्नीट्यूड निकाल देना। बाकी देखो क्या होता है ना, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है। हमने ना आपको एक बात बताई थी कि शुरुआत में जब मैं आपको ट्राइंगल लॉ पढ़ा रहा था, पैरेललोग्राम लॉ भी मैंने वहां पे बताया आप लोगों को कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो पहला डायगोनल होता है ना उसकी दो एडजेसेंट साइड का समेशन होता है एंड जो दूसरा डायगोनल होता है वो उनका डिफरेंस होता है। ये चीज बेटा मैंने लिखवाई थी, ठीक है। सो भाई लोग वहां से ए और बी वेक्टर की वैल्यू निकाल कर अगर उनको यहां पुट किया जाए ना तो एक नया फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। वो फॉर्मूला क्या है, हाफ जो दो उसके डायगोनल है D1 और D2 उनके
क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और उसका हाफ, ये फॉर्मूला भी यूज किया जाता है भाई, ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज किया करते हैं। बाकी देखो आपके मन में आ सकता है कि सर ए वेक्टर बी वेक्टर निकालेंगे कैसे, तो तरीका सिंपल है भाई। अगर मैं बोल दूं d1 को और d2 को प्लस कर दो तो a प्लस बी ए माइनस बी से बी कट के 2a बन जाएगा, और जो पहली साइड होती है वो दोनों डायगोनल के समेशन का आधा होती है। एंड वही अगर d1 से d2 को माइनस कर दूं a से a कट के b प्लस बी, ये 2b बन जाएगा, और b दूसरी जो साइड होती है वो हाफ ऑफ d1 माइनस d2 हुआ करती है। तो ये एक चीज भी बेटा आप लोग जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मतलब मुश्किल नहीं है डिराइव करना ये भी। तो ये d1, ये a वेक्टर और b वेक्टर की जो वैल्यूज निकली उनको बस यहाँ पे पुट किया गया है, और वो सिंप्लीफाई करके ना बेटा कुल मिला के आपकी ये चीज भाई फाइनली बन जाया करती है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना भाई, डन है सर। अब जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, क्या दे रखे हैं वर्टिसेस 1 1 2 2 3 5, और है मेरे पास 1 5 और 5, 1 5 एंड 5, ठीक है। मुझसे बोल दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस कह रहा एरिया निकालो। तो एरिया जो होता है ना बेटा, मैंने आपको भी बताया ना, एरिया जो मेरा क्या है, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड और उसको आधा। बट दिक्कत क्या है, मुझे यहां पे साइड दी नहीं है, मुझे कोई सी भी दो साइड आप फाइंड करो। जैसे एक साइड ए बी निकाल लो, दूसरी आप बी सी निकाल लो, या फिर जरूरी नहीं बी सी निकालो आप, जैसे एक ए बी निकाला दूसरा ए सी निकाल लो। कोशिश करो कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हो, ए बी ए सी, इस तरीके से। तो ए बी निकालूंगा तो बी में से ए माइनस करूंगा, लाइक 2 - 1 3 - 1 5 - 2। ए सी के लिए सी में से ए माइनस करूंगा, 1 - 1 0, 5 - 1 4, 5 - 2 3। ये हो गया ए सी। दो साइड मिल गई, मुझे ए बी मिल गया, मुझे ए सी मिल गया। अब बस इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो भाई, ए बी का और ए सी का बेटा आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई जे के, ए बी में कंपोनेंट से 1 2 3, लो जी 1 2 3। ए सी में कंपोनेंट से 4 और 3, देखो आई नहीं है तो 0 4 3, 0 4 और 3। तो भाई अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, 3 दूनी 6 4 दूनी 12। पहली रो छोड़ी, दूसरा कॉलम छोड़ा, 3 - 0। पहली रो छोड़ी, तीसरा कॉलम छोड़ा, 4 - 0। बन जाएगा -6i, माइनस में 3j, प्लस में 4k। ये मेरा आ गया ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। नाउ अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बेटा। तो रूट के अंदर 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आ जाएगा √61। बट मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ करना पड़ेगा भाई इसको, इसे हाफ भी करना पड़ेगा दोस्त। तो हाफ ऑफ √61 यूनिट स्क्वायर, ये मेरे इस क्वेश्चन का यहां पे आ जाता है राइट आंसर। सो गाइज ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है भाई, ठीक है। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर of magnitude 5 unit which is perpendicular to both the vector a plus b and a minus b vector where a इतना है b इतना है, ठीक है। सो भाई देखो a plus b a minus b, a plus b क्या होगा, a plus b क्या होगा, a में b को प्लस कर लो, i plus i 2i j plus 2j 3j k plus 3k will be 4k 2i 3j 4k, और a माइनस बी का मतलब i माइनस आई कैंसिल, j माइनस 2j माइनस का j, k माइनस 3k माइनस का 2k। इसने बोला एक नया वेक्टर निकालो, फाइंड अ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो, बट वो जो वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, a प्लस बी पे और a माइनस बी पे। मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इस a प्लस बी और a माइनस बी पे परपेंडिकुलर हो। हमें n वेक्टर निकालना है, बट वो n वेक्टर जो है ना
वो इस पे परपेंडिकुलर हो, इस पे परपेंडिकुलर हो। तो जो स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके लिए क्या करो, वो जो a प्लस बी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो a माइनस बी के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो भाई a माइनस बी के साथ। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो नया वेक्टर आएगा, वो नया वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर होगा, वो उस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो लो भाई i j k, a प्लस बी की वैल्यू 2 3 4, a माइनस बी की वैल्यू 0, a माइनस बी की वैल्यू 0 -1 एंड -2। सिंप्लीफाई करेंगे i -6 + 4, पहली रो दूसरा कॉलम -4 -0, पहली रो तीसरा कॉलम -2 -0, और ये नॉर्मल वेक्टर गाइस मेरा आ जाएगा माइनस में 2i प्लस का 4j एंड माइनस में 2k। एक बार चेक कर लें सही आ रहा कि नहीं आ रहा है। -4 12, -8 और -4 12, करेक्ट है, ठीक है। -4 + 4 0, ठीक है, सही है। सो वो नॉर्मल वेक्टर इस पे और इस पे परपेंडिकुलर है, बट इसने बोला उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होना चाहिए। नाउ इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 4 16 और 4, 4 16 और 4, 16 4 20 4 24, ये होता है कितना, 4 × 6 2√6। सो गाइस n का यूनिट वेक्टर हो जाएगा n वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो n वेक्टर है -2 + 4 -2, पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा 2√6 से। एंड गाइस ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, बट हमें मैग्नीट्यूड चाहिए 5 यूनिट। तो इस n कैप की मल्टीप्लाई बट हम लोगों को 5 से करनी पड़ देगी। तो ये बन जाएगा 5 -2i प्लस का 4j -2k और होल के अपॉन में 2√6, 5 दूनी 10/2 -5 प्लस का 10 -5 अपॉन में √6 और √6। तो ये क्वेश्चन बड़ा हम लोगों ने देखा, ये बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। सो ये हुआ भाई। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, PYQ है गाइस, PYQ देखो क्या बोला गया है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। भाई पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दे दी गई हैं, एक हो गया a वेक्टर 2i -4j -5k, एक साइड होगी बेटा कितनी, b वेक्टर 2i + 2j +3k। ये एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। करें फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। यार दो डायगोनल्स होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं। पहला डायगोनल क्या होता है, a + b होता है। दूसरा डायगोनल क्या होता है, a - b। तो पहला डायगोनल मेरा बन जाएगा 2 दूनी 4i -4 + 2 -2j -5 + 3 -2k एंड दूसरा डायगोनल a - b। तो 2 - 2 0, -4 -2 -6j -5 -3 -8k। ये मेरा दूसरा डायगोनल आ गया, ठीक है। मुझे क्या बोलता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। D1 का यूनिट वेक्टर आसान काम है, आप खुद से कर सकते हैं। D2 का यूनिट वेक्टर बेटा आसान काम है, ये भी आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये होमवर्क में बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर इसने बोला यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आल्सो। अब एरिया भी चाहिए, तो भाई एरिया के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना। जब डायगोनल का यूज करते हैं ना बेटा, तो एरिया जो होगा हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। तो ये एरिया कितना आया है गाइस, ये होमवर्क में है, कमेंट करके बताना बेटा कि इसका एरिया कितना आया है। तो ये आसान काम है। अगर बेटा साइड दी होती, A और B दिया होता, तो हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। आप ना A और B का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना और इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये गारंटीड इसके ही इक्वल आएगा। अगर साइड का यूज करते हो तो हाफ नहीं करना पड़ता, अगर डायगोनल का यूज करोगे तो हाफ करना पड़ता है बेटा, ये ध्यान रखना। PYQ है, उसका आंसर और इसका आंसर सेम आना चाहिए। कमेंट करके बताना बेटा आप लोग, ठीक है। सो ये चीज होती है भाई, मैं आपको लेकर चलेगा आगे की तरफ। ये देखो जरा, PYQ है गाइस, PYQ है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट है सारे क्वेश्चन पेपर्स के। कह रहे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD कोई पैरेललोग्राम मेरा बन जाता है।
ओके, कह रहा है AC, एक वेक्टर है AC, डायगोनल है बेटा, और एक डायगोनल है BD, BD भी क्या है 2i + j + k, ठीक है। फाइंड AB वेक्टर, मुझे AB वेक्टर निकालना है, मुझे AB वेक्टर बेटा यहां पे फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है, मुझे AD वेक्टर भी यहां पर फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है। कौन सा? AB एंड ED, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। एक तो निकालना है AB, दूसरा निकालना है AD। ये दो वेक्टर बेटा मुझे यहां पे फाइंड करने हैं। क्या यूज करूं भाई, क्या तरीका यूज करूं? तो देख लेना, ये जो अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूं, O, मुझे क्या चाहिए? मुझे पहले चाहिए AB, मुझे चाहिए AB। अगर ये AB AD ना बोलता ना यार, मैं सीधा इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देता और इन दोनों को माइनस करके हाफ कर देता, मेरा आंसर आ जाता, दो साइड्स आ जाती। बट इसने अलग से स्पेसिफिकली AB और AD बोला है, तो तरीका देख लेना। मुझे AB चाहिए, मैं AO वेक्टर में प्लस कर दूं, अगर OB वेक्टर, AO वेक्टर में प्लस कर दूं OB वेक्टर, आई थिंक वही बात बनने वाली है, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, AO प्लस OB, AB तो बनेगा। अब क्वेश्चन है AO क्या है? AO, तो AO जो है वो AC का आधा है, हाफ ऑफ AC, और जो OB है OB, वो OB जो है वो मेरे DB का आधा है, हाफ ऑफ DB। सही बात है गाइस, हाफ कॉमन आ जाएगा, बनेगा AC वेक्टर प्लस DB। अब मुझे DB नहीं दिया क्वेश्चन में, इसने क्या दिया? मुझे BD दिया है, इसने BD दे रखा है, BD दे रखा है, तो DB को BD कर देता हूं, बाहर माइनस लगा देता हूं। लो भाई, माइनस करके आ गया ना, हाफ, तो AC में से BD माइनस करना और हाफ कर देना है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं ना, अगर साइड ना बोलता ना, सीधा बोल देता कि फाइंड टू एडजेसेंट साइड, तो मैं एक बार इनको प्लस करके हाफ कर देता, एक बार इनको माइनस करके हाफ कर देता, मेरा आंसर आ जाता। बट इसने स्पेसिफिकली बोल दिया AB, तो AB भी मुझे ये नहीं मालूम ना क्यों माइनस करके आएगा या प्लस करके आएगा। माइनस करके आ रहा है, AC में से BD माइनस करके आ रहा है, तो AC माइनस BD, I माइनस 2I, माइनस का I, J से J कट गया और K, 0 से K घटा है तो माइनस में K। गाइस दिस इज AB वेक्टर, आधा I एंड आधा K, ठीक है। सो AB आ गया। फिर मुझे और क्या चाहिए? मुझे चाहिए AD वेक्टर, AD। अब AD ये रहा यार, AD। नाउ AD के लिए भाई, अब ये प्लस करके ही आना चाहिए दोनों को यार, तो AD के लिए भाई AO में OD प्लस कर दो, AO में OD प्लस कर दो। अब AO है AC का आधा, हाफ ऑफ AC, और वो जो OD है वो है BD का आधा, हाफ ऑफ BD, तो हाफ AC प्लस BD। तो देख लो इस बार दोनों डायगोनल को प्लस करना पड़ गया, ठीक है भाई। AC BD को प्लस कर लो, हाफ 2 और 1 3I, J और प्लस J 2J प्लस K, बन जाएगा 3/2I प्लस J प्लस 1/2K। ये मेरा आ गया AD वेक्टर, तो ये चीज बन गई भाई। अब इसने बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो देखो यार, अब एरिया निकालना है तो अब आप AD और BD का भी, ये AD और इस AB का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ एरिया, एरिया के लिए गाइस आप डायगोनल्स का भी यूज कर सकते हो। दो डायगोनल दे रखे ना, दिस इज फर्स्ट डायगोनल, दिस इज योर सेकंड डायगोनल, तो आप D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के सीधा उसको आप कर सकते हो, ये तरीका लगा सकते हो। और आप चाहो तो वो जो दो साइड्स आपने निकाली AB और AD, वो AB और AD का क्रॉस प्रोडक्ट करके भी सीधा आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो। दोनों में आंसर सेम आएगा बेटा, चेक करके देख लेना, ये आपके हवाले बेटा मैं कर रहा हूं, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। कमेंट करके बताना बेटा इसमें आंसर कितना आ रहा है, ये मैं आपके हवाले भाई, मैंने इस चीज को यहां पर कर दिया यार, ठीक है। सो ये इतना हो गया भाई, इतना हो गया। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास आया है भाई, क्या बोला गया? A वेक्टर है, C वेक्टर है, आर गिवन, फाइंड अ वेक्टर B सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ठीक है। मुझे A वेक्टर गिवन है I प्लस J प्लस K, मुझे कोई C वेक्टर भी गिवन है J माइनस K,
और क्या बोल दिया गया है, कोई वेक्टर बी वेक्टर निकालो। मुझे नहीं मालूम बी वेक्टर क्या है, बट जो भी है एक्स आई वाई जे जेड के मैंने उसको मान लिया है। बोल दिया गया ये मुझे फाइंड करना है। बोल दिया गया है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि मेरा जो ए क्रॉस बी है, मेरा जो ए क्रॉस बी है वो सी वेक्टर के इक्वल है। ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। आई जे के, ए में है 1 1 1, बी में बेटा है एक्स वाई और जेड, और सी वेक्टर मेरा जे माइनस में के। ये गिवन है भाई मुझे क्वेश्चन में, ठीक है। सो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। एक्सपेंड कर रहा हूं मैं अलोंग फर्स्ट रो, तो पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, जेड माइनस वाई, पहली रो दूसरा कॉलम जेड माइनस एक्स, पहली रो तीसरा कॉलम वाई माइनस एक्स, और राइट में चल रहा है जे माइनस के, ठीक है। सो ये इतनी चीज भाई मेरे पास आई, और यहां से बन जाएगा कितना, देखो आई का कोएफिशिएंट जेड माइनस वाई ना, कंपेयर कर रहा हूं बेटा बोथ साइड में, कंपेयर बोथ साइड। तो यहां से जेड माइनस वाई, वहां आई है ही नहीं, 0 के इक्वल आ गया, तो यहां से वाई की वैल्यू बन गई जेड। यहां जे के साथ देखो क्या है, माइनस भी है और साथ में जेड माइनस एक्स भी है, वहां जे के साथ 1 है, तो ये माइनस को अगर अंदर भेज दूं तो ये एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। और वहां के साथ वाई माइनस एक्स है, वहां के साथ माइनस 1 है, तो वो टेक्निकली देखा जाए एक्स को राइट में भेज दूं, वाई को राइट में भेज दूं, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ये चीज भाई मेरे पास आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें ऑल्सो गिवन है क्वेश्चन में, ऑल्सो क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो मेरा आंसर 3 के इक्वल आएगा। ए ये है, बी ये है, तो एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ, वाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ, जेड की मल्टीप्लाई 1 के साथ इक्वल्स टू 3 आएगा। डन है। सो गाइस क्योंकि जेड जो है वो वाई के इक्वल है, जेड जो है वो वाई के इक्वल है, तो ये एक्स प्लस 2y बन गया। मेरा जो जेड है वो y के इक्वल है। सो भाई लोग x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, इन दो को सॉल्व करो, ठीक है। इस 1 को और इस 2 को सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, वो थी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और ये है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ बेटा मैं इसमें, x कैंसिल, माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 2, और मेरे y की वैल्यू बन जाएगी बेटा 2y3। और क्योंकि मेरा जो y है वो z की इक्वल है, तो मेरे z की वैल्यू भी बन जाएगी 2y3। बच्चे हमारा जो x है वो किसके इक्वल है यार, हमारा x जो है वो देखा जाए तो वो है 1 प्लस जेड कह लो या 1 प्लस वाई कह लो, क्योंकि मेरा x माइनस जेड जो था वो 1 के इक्वल था और z की वैल्यू निकली है 2/3, तो मेरे x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2/3 दैट इज 5/3, ठीक है ना। और यहां पे रखता तो क्या आता है यार, 3 माइनस 3 माइनस, हाँ तब भी वही आता 5/3, तो 5/3 बेटा मेरा x भी निकल गया। सो मुझे जो वेक्टर चाहिए था b वेक्टर, b वेक्टर मेरा आ जाएगा x y z है ना, तो b वेक्टर मेरा बन जाएगा x y एंड z। सो इस तरीके से भाई ये चीज हमारे यहाँ पर बन जाती है भाई लोग, ठीक है। सो आई होप ये चीज बेटा आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी। अब आ जाइए दोबारा से एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे करवाया था। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को करवाने का मैं आप लोगों को एक मेथड और बताऊंगा, वही बेटा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। जरा देखिएगा, फिर समाप्ति खत्म होने की तरफ बेटा बढ़ता जा रहा है। देखिए हमसे बोला गया है कि एक वेक्टर है ए आई माइनस जे, एक वेक्टर मेरे पास बी 3j माइनस के, एक वेक्टर मेरे पास सी
7i माइनस में k। करे एक वेक्टर निकालो d वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। मुझे क्या फाइंड करना है? एक d वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है a पर भी और वो परपेंडिकुलर है b पर भी, ठीक है। एंड साथ साथ मेरा c और d का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू है 1। तो बेटा मेन ना ये वाली सिचुएशन को समझो, इस सिचुएशन को समझो भाई, इस वाले केस को बेटा एक बार आप लोग समझिएगा। देखिएगा बच्चे, जब भी कभी मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से कोई एक वेक्टर है, कोई डी वेक्टर या फिर कोई एन वेक्टर, लेट्स से कोई एन वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए पर और कोई एक एन वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है बी पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, तो ये एन वेक्टर होगा आपका जो बी पे परपेंडिकुलर है और वो ए पे परपेंडिकुलर है। सही बात है। लेकिन आपने एक बात और पढ़ी हुई है, कि अगर मैं इस ए का और इस बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो आपको ये ए क्रॉस बी वेक्टर मिल जाएगा। आपने ये भी तो पढ़ा हुआ है ना? आपने ये चीज भी तो पढ़ी हुई है कि भाई जब भी कभी हम ए का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाता है। तो भी तो हम लोगों को एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाया करता है। कब? अगर मैं इस ए का और इस बी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, है ना। दिस एन इज नॉट द ओनली वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये एन अकेला नहीं है जी जो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, ऐसे और भी कई सारे वेक्टर हैं। लो भाई, ये वेक्टर, ये इतना सा वेक्टर यहां से लेके यहां तक, ये भी तो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, ये भी तो ए और बी पे परपेंडिकुलर। देयर आर इनफाइनाइट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मानते हो कि नहीं मानते बेटा? तो जैसे एन ए और बी पे परपेंडिकुलर है, ऐसी अगर मैं बोलो ए क्रॉस बी, वो ए क्रॉस बी भी ए पे परपेंडिकुलर है एंड वो ए क्रॉस बी बी पे परपेंडिकुलर है। ये आपको देखने को मिलेगा। सही बात है। तो बताओ इस एन में और ए क्रॉस बी में आपस में क्या रिलेशन होगा? तो एन वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर। बच्चे कई बार क्या बोलते हैं कि वो दोनों सेम है, बच्चे दोनों को सेम लिख देते हैं। भाई सेम नहीं है भाई। वो जो एन वेक्टर जो ए पे परपेंडिकुलर है, वो जो एन वेक्टर जो बी पे परपेंडिकुलर है, वो उसकी लेंथ कुछ और हो सकती है, ए क्रॉस बी की लेंथ कुछ और हो सकती है ना। ये एन और ए क्रॉस बी लेंथ इनकी भले अलग अलग हो सकती हो, बट दोनों एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे। दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। और जब भी ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो इस बात को याद रख लेना कि एक वेक्टर उस दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा भाई। सेम कहानी इस क्वेश्चन में। डी एक वेक्टर है जो ए पे परपेंडिकुलर है, डी एक वेक्टर है जो बी पे परपेंडिकुलर है। मान लो ये ए है, ये आपका बी है, एंड दिस इज सम डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। बट मुझे ये भी मालूम है कि एक ए क्रॉस बी नाम का भी तो वेक्टर होता है जो ए और बी पे परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी भी तो ए एंड बी पे परपेंडिकुलर होता है, और तुम कह रहे हो डी भी ए और बी पे परपेंडिकुलर है। सो ये बात जैसी आ जाएगी कि डी ए पे परपेंडिकुलर, डी बी पे परपेंडिकुलर, तो लिख देना कि वो जो डी है ना और वो जो ए क्रॉस बी है आर कोलिनियर। और मैं कह रहा हूं भैया जैसे डी ए पे परपेंडिकुलर, डी बी पे परपेंडिकुलर, आप लोग सीधा लिख देना कि जो डी वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स है भाई ए क्रॉस बी का। ये बात आप लिख देना बस। ये लिखते ही बेटा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? पहली रो में आई जे फिर के, ए के कंपोनेंट्स 1 -1 0, बी के कंपोनेंट्स 0 3 0 3 -1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग। तो सॉल्व करेंगे भाई, हमारा डी वेक्टर बन जाएगा लैम्डा। आई लिखेंगे पहली रो पहला कॉलम 1 -0, पहली रो दूसरा कॉलम -1 -0, पहली रो तीसरा कॉलम 3 + 0,
सो ये बन जाएगा लैम्डा आई प्लस का जे प्लस का 3k, और गाइस ये मेरा बन गया यहां पे डी वेक्टर। बट लैम्डा मुझे अभी नहीं मालूम लैम्डा क्या है, मुझे लैम्डा नहीं मालूम भाई। सो नाउ लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में उसने एक इंफॉर्मेशन और दी कि सी का और डी का अगर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो मेरा आंसर 1 आएगा। सी ये रहा, डी वो रहा। लैम्डा भाई तू बाहर ही रहे, तू अलग रहे। वेक्टर की वेक्टर से बात करेंगे, आई के साथ 7 है, वहां आई के साथ 1 है, यहां जे है ही नहीं, यहां सीधा के है, के के साथ -1 है, वहां के साथ 3 है, इक्वल्स टू 1, 7 - 3, और लैम्डा मेरा निकल जाएगा 1/4। सो लैम्डा को वहां पुट कर दो, 1/4 आई प्लस जे प्लस 3k। गाइस चेक कर लो, पहले भी यही आंसर रहा होगा, पहले भी यही आंसर रहा होगा, अभी भी वही आंसर है। मैं देख लेता हूं यार, तो क्वेश्चन इतने सारे हो गए। ये देख लो भाई, नीचे से 4 कॉमन, 1 1 3, आपका नीचे से 4 कॉमन 1 1 3, ये चीज आपकी बन गई। ठीक है, सो ये तरीका भाई आप लोग याद रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा दोस्त। ठीक है, तो आई होप ये चीज बेटा आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। ये समझ गए हैं भाई, तो देखो ऐसे देखो एक ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, कह रहे कि ए बी एंड सी आर 3 पोजिशन वेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, शो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इतना है। क्या कह रहा है, कोई ट्राइंगल है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए का वेक्टर है स्मॉल ए, पॉइंट बी का वेक्टर है स्मॉल बी, पॉइंट सी का वेक्टर है स्मॉल सी। मुझे प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, लाइक एक साइड ए बी ले लो, एक साइड ए सी ले लो, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, करेक्ट है। बट क्वेश्चन आता है आप ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ए बी वेक्टर के लिए बी में से माइनस करोगे ए, बी वेक्टर में से माइनस करोगे ए, और ए सी के लिए सी में से माइनस करोगे ए। करो भाई मल्टीप्लाई, बी क्रॉस सी, बी माइनस में बी क्रॉस ए क्रॉस सी, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए, हाफ बी क्रॉस सी, माइनस हटाने के लिए ए क्रॉस बी को उल्टा कर दो, माइनस हटाने के लिए ए क्रॉस सी को उल्टा कर दो, ए क्रॉस से दोनों सेम हो गए तो वो 0 हो जाएगा। दैट्स इट, आ गया। ए क्रॉस बी ये रहा, बी क्रॉस सी ये रहा, सी क्रॉस ए वो रहा, खत्म, खलास, टाटा बाय बाय, समाप्तम। फॉर एनी टू वेक्टर सच शो दैट कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। हमारी राइट हैंड साइड क्या है, ए का स्क्वायर मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए डॉट बी पूरे का होल स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा पूरे होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉमन, बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट कटेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और आगे साइन थीटा। ये जो चीज है दिस इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। डन है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू,
फॉर ए बी एंड सी फॉर एनी वेक्टर्स ए बी सी सच दैट गिवन है भाई कि ए डॉट बी जो है वो ए डॉट सी के इक्वल है एंड ए क्रॉस बी जो है वो ए क्रॉस सी के इक्वल है एंड बोल दिया गया है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, शो दैट बी इज इक्वल्स टू सी। बच्चे यहां पे ए से ए काट देते हैं, लो ये हो गया आपको, भाई ऐसे नहीं करना, उस ए डॉट सी को लेफ्ट में ले आओ, ए दोनों में कॉमन, ए का डॉट प्रोडक्ट किया बी माइनस सी के साथ और आपका आंसर आया 0। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि या तो ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा उस बी माइनस सी वेक्टर के, और या तो देखो ये ए तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में मना कर रखा है, बट बी माइनस सी तो 0 हो सकता है ना, या तो वो b माइनस सी आपका 0 के इक्वल है। भाई देखो मगर a का डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ करूंगा तो मेरा आंसर 0 ही तो आएगा ना, हो सकता है क्या पता हो 0 के इक्वल हो, क्या पता 0 के इक्वल हो, बट अगर 0 नहीं है तो a का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि क्या पता ये a उस b माइनस सी पे परपेंडिकुलर हो। दो सिचुएशन पॉसिबल है, इसको इतना छोड़ देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है वो भी पॉसिबिलिटी है। उस पे आ जाओ, ए क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस सी, दोनों में ए क्रॉस कॉमन, बचेगा बी माइनस सी। इस वेक्टर का उस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर आ रहा है 0। इसका क्या मतलब है? सो या तो आइदर ये जो ए वेक्टर है वो पैरेलल है उस बी माइनस सी वेक्टर के, या देखो ये a तो 0 हो नहीं सकता, वो b माइनस सी 0 हो सकता है, a की मल्टीप्लाई 0 के साथ करूं तो 0 आंसर आएगा, तो वो b माइनस सी हो सकता है खुद 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहां बोल रहा है कि a परपेंडिकुलर है b माइनस सी पे, यहां तो बोल रहा है a पैरेलल है b माइनस सी के। अगर मैं इस केस को रिजेक्ट मार दूं तो ये चीज बचेगी ना कि a b माइनस सी पे परपेंडिकुलर भी है और a b माइनस सी के पैरेलल भी है। बट भाई एक बात बताओ, a कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी साइमल्टेनियसली। भाई एक साथ तो उस बी माइनस सी पे पैरेलल भी हो गया और परपेंडिकुलर भी हो गया, ये कैसे पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली केस क्या बचेगा कि जो b माइनस सी है भाई वो 0 के इक्वल है एंड यहां से b इक्वल्स टू हमारा आ जाता है 0 के इक्वल। सो भाई इसके साथ ही बेटा ये टॉपिक अपन का हो जाता है यहां पे समाप्त। ये है बेटा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप आपको ये चीज आई होगी समझ में। वीडियो बहुत लंबा हो गया यार, ठीक है, बाकी करने के लिए अभी भी बहुत क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है। एग्जाम टाइम पे जो रिवीजन सेशन करेंगे उसमें बेटा हम इसके और भी क्वेश्चंस बनाएंगे यार, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी है और बहुत सारे पीवाईक्यूज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं, मिलेंगे बेटा आप लोगों से नेक्स्ट में। और बाकी पुराना बेटा प्लीज आप लोग रिवाइज करते रहो, पुराने सभी वन शॉट रिलेशन फंक्शन का वन शॉट कॉमर्स वाला चैनल पे, जैसे कॉमर्स वाला क्लास 12th है, ऐसी कॉमर्स वाला नाम से भी एक चैनल, उस पर 12 वगैरह नहीं लिखा, सिर्फ कॉमर्स वाला है, उस पर रिलेशन फंक्शन का वीडियो, उसको भी देख लेना। ITF, ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सब बेटा आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब डिटेल में सब कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो, क्योंकि एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कंसेप्चुअल चीजें होंगी सारी, ठीक है ना। और बाकी प्रैक्टिस फिर हम लोग लाइव सेशन के थ्रू करते रहेंगे बेटा फिर यार, ठीक है। चले, सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आज के सेशन को करेंगे आप समाप्त, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा बच्चों। बाय बाय, जय हिंद।